Okay, student. Today we are revising two chapter. One is a leverages and the other one is a receivable management. ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर्स है। तो मैंने दो सम यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। उन दोनों सम को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स उसके अंदर हमारे रिवाइज हो रहे हैं और कौन से पॉइंट्स अगर रिवाइज नहीं भी हो रहे तो सम करते करते मैं उसको भी रिवाइज कर दूंगा। तो इस एक एक सम से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके शीट में जितने भी सम मैंने 10, 12, 15 सम सॉल्व किए हैं आप उसको रिवाइज कर लेना, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सम नंबर जो थर्ड है दैट इज़ बेस्ड ऑन रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो देखो मैं रीड करता हूँ, आप लोग भी ध्यान दें। ओके, दिस इज द इंक। थर्ड सम, अ ट्रेडर हुज करंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ 6 lakhs पर एनम। ये इस समय उसका करंट सेल्स कितना है? 6 lakhs रुपीज़। मतलब कंपनी सेलिंग टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स इज 6 lakhs का। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 days एंड क्रेडिट पीरियड विच कंपनी इज गिविंग इज 30 days। ठीक है, इस तरह से है। वांट्स टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी टू इम्प्रूव द सेल्स। ओके, लिबरल पॉलिसी मतलब वो 30 days जो क्रेडिट है उसको चेंज करना चाहती है, जिसकी वजह से उसका सेल्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। A study made by the management consultant reveals the following information। तो उन्होंने फर्दर 4 पॉलिसी बनाया। इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड इन डेज 10 days। देखो अपना इनिशियल क्रेडिट पीरियड है 30 days, उसमें 10 days इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 days का क्रेडिट हो जाएगा। और सेल्स में कितना इंक्रीज होगा? 30,000 का। तो 6 lakhs 30,000 प्लस 30,000 तो 6 lakhs 30,000 हो जाएगा। और बैड डेब्ट्स डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड 1.5%। ये तो पता है कि डिफॉल्ट किसके ऊपर निकलेगा? बैड डेब्ट्स सेल्स अमाउंट पे निकलेगा। इसी तरह से 20 days अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो सेल्स विल इंक्रीज बाय 48,000। इनिशियल के साथ में ही आपको कनेक्ट करना है। 6 lakhs का 648 हो जाएगा। 30 days इंक्रीज किया, 45 days इंक्रीज किया और सेल्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम बैड डेब्ट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3 रुपया सेलिंग प्राइस है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। ₹2.25 है। एवरेज कॉस्ट 2.25 है। वेरिएबल कॉस्ट हो गया 2 रुपया। यस, तो इसका मतलब 2 रुपया गया तो 0.25 क्या आ जाएगा आपका? फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड। करंट बैड डेब्ट्स लॉस इज 1%। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%। ये क्या हो गया आपका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना पैसा आपका ब्लॉक होगा उतना आपका इंटरेस्ट का लॉस होता है ना। जैसे कि आपने किसी को पैसे दे दिए तो वो हर महीने आपको इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन उतने पैसे का आपने क्या किया? सामान खरीद के गोडाउन में रखा है, तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया, तो आपका इंटरेस्ट भी तो ब्लॉक हो गया। उसी को बोलते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अज्यूम 360 days अ ईयर, विच ऑफ द अबव पॉलिसीज वुड यू रिकमेंड फॉर द एडॉप्शन। अब देखना है कि 30 days से चल रहे थे वो बराबर है या हम जो क्रेडिट पीरियड चेंज करते जा रहे हैं उसमें से कोई क्रेडिट पीरियड आपके लिए अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल होगा, वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक कॉलम हो गया और ये टोटल 4, तो ऑल टुगेदर कितने हो गए? 5 कॉलम। ठीक है सर, वो सीपीयू का कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कैल्सी में कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे इनटू करके, वो आपके ऊपर है। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। चलो छोकराओ। यस, फर्स्ट रुपीज
second rupees, third rupees, fourth rupees, and now the fifth rupees. And this is your underline. लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मेसर्स, कंपनी का नाम नहीं दिया है, देख लेता हूँ, नहीं दिया है। इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट पीरियड, ये आपका एग्जिस्टिंग प्लान। बराबर। देयर आफ्टर प्रपोज्ड में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ओके, रुपीस, 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 रुपीस। क्रेडिट पीरियड इस समय कितना है? 30 डेज। अब उसके बाद बोलता है कितने से इंक्रीज कर रहा है? 10, 20, 30, 45। 10 से इंक्रीज कर 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40। 30 प्लस 20 किया तो कितना हो जाएगा? 50। 30 प्लस 30 किया तो कितना हो जाएगा? 60 डेज। और 30 प्लस 45 किया तो कितना हो जाएगा? 75 डेज। ठीक है ना? इस तरह से आपका हो गया। करंट सेल्स है 6 लैक्स, ऐसा लिख देता हूँ, सेल्स 6 लैक्स। अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ 30,000, 48,000, तो 6 लैक्स 30,000, फिर है 6 लैक्स 48,000। भाई आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर 75,000, तो 6 लैक्स 75,000, एंड देन 6 लैक्स 90,000। वेरी गुड। लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 3 रुपीज़ और अमाउंट था 6 लाख सेल्स। बराबर। इस तरह से तो डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो कितना यूनिट्स हो गया ये? सर ये तो यूनिट्स आपका हो गया 2, 4, 2 लैक्स। वेरी गुड। उसी तरह से सेकंड वाले का, चलो मैं यहीं पे करके बता देता हूँ ताकि आपको यूनिट्स भी पता चल जाए। इन सब में ना 3 से डिवाइड कर दो तो आपके सबको यूनिट्स भी मिल जाएगा। ठीक है सर, 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो यूनिट्स हमको मिल जाएगा। चलो कैलकुलेटर ले लो। 6 लैक्स डिवाइड बाय 3, दैट इज 2 लैक्स का यूनिट्स है हियर। यूनिट्स ऐसा लिख देता हूँ, हेडिंग 6 लैक्स 30,000 डिवाइड बाय 3, 2 लैख 10,000। 6 लैक्स 48,000 डिवाइड बाय 3, 2 लैख 16,000, 2,16,000। 6 लैख 75,000 डिवाइड बाय 3, 2 लैख 25,000। Six lakhs 90,000 divided by 3, 2 lakhs 30,000। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2 रुपीज़। तो इधर लिख देता हूँ ₹2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ यूनिट्स को, तो 2 लैक्स इंटू 2, 4 लैक्स।
2 lakhs into 2 lakhs 10,000, 420, 4 lakh 20,000, 2 lakhs into 2 lakh 16,000, 432, 4 lakhs 32,000, very good sir, very good. और 2 lakh 25,000 into 2, 450, 450, और 2 lakh 30,000 into 2, 4 lakh 60,000. ठीक है, चलो चलो माइनस कर लेते हैं. टू लैक्स आ गया, टू लैक्स 10,000 आ गया, टू लैख 16,000 आ गया, टू लैख 25,000 आ गया, टू लैख सॉरी 6 lakhs 90,000 माइनस 4 lakh 60,000, 2 lakhs 30,000. सर ये तो हो गया आपका कंट्रीब्यूशन. ओके, वेरी गुड, अच्छे से आ गया. नाउ द फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आपको बहुत ध्यान से करना है. देखो फिक्स कॉस्ट कितना था, 2.25 में से 2 गया तो 0.25 है फिक्स कॉस्ट, 0.25. तो 2 lakhs इंटू 0.25, 50,000. अभी आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स ए कांस्टेंट, चाहे आपका यूनिट्स बढ़े चाहे कम हो. जैसे आपका घर का रेंट, आप 24 घंटा रहो, छुट्टी पे चले जाओ, 2 घंटा रहो, आपका महीने का रेंट फिक्स होता है. तो ये 50,000 रिमेन्स द सेम. अब आपकी कोई भी एक्टिविटी हो, ये आपका 50,000 ही आएगा. बहुत लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट की तरह इसको कंसिडर करते हैं. ऐसा नहीं होता है. वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स के हिसाब से चेंज होता है. अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट चला गया तो जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट. खाली बेनिफिट लिख लो, नेट मत लिखो. चलो बेनिफिट. चलो ये कितना हो गया, 1,50,000 और 2 डेढ़ मतलब 1,60,000. फिर ये गया 1 2 3 6, 11 से 5 गया 6, 1,66,000, 1,75,000, 1,80,000. ओके ना. इस तरह से इसको हम बंद कर देते हैं. इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग एक वर्किंग नोट टाइप करेंगे. एवरेज अमाउंट विल बी रिसीवेबल. सर ये क्या होता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, एवरेज अमाउंट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं. चलो एवरेज इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ऑन एन एवरेज एवरेज इन्वेस्टमेंट. अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलता कैसा है, टोटल कॉस्ट अपॉन 360, क्योंकि ये डेज का सम है. 365 लेने का अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, यहाँ लिखा है 360. मंथ्स का होगा तो डिवाइड बाय 12, वीक्स का होगा डिवाइड बाय 52, इनटू क्रेडिट पीरियड. जैसा पहले का क्रेडिट पीरियड कितना है 30 डेज, तो यहाँ पे 30 होगा. सेकंड वाले का कितना है 40, तो यहाँ पर 40 होगा.
थर्ड वाले का कितना है 50, तो यहाँ पर 50 होगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों है। किसी किसी सम में फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, तो उस केस में टोटल कॉस्ट नहीं लेना, उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं, बराबर। तो ये जो टोटल कॉस्ट होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सेल्स आ जाएगा। आप अपने शीट में देखोगे, जो मैंने सम सॉल्व करा है उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट पीरियड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है, देखो 4 लाख प्लस 50, 4,50,000 टोटल कॉस्ट हुआ अपॉन 360 इंटू 30, ठीक है सर। कैलसी पे मैं करता हूँ, 4,50,000 अपॉन 360 इंटू 30, 37,500, ओके। उसके बाद में 4,20,000 प्लस 50,000 अपॉन 360 इंटू 40। हाँ, देखो क्या होता है कि अब मैं बोल रहा हूँ, इससे अच्छा मैं आपको यहाँ पर लिख ही देता हूँ। बहुत लोग का कंप्लेंट होती है, शिकायत होती है कि सर हमारा अकाउंट्स लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ख़राब हो गया है। चलो ठीक है, तो 4 लाख प्लस 50,000 टोटल कॉस्ट हो गया अपॉन 360 इंटू पीरियड इज 30। दूसरे का हो जाएगा 420 प्लस 50, 4,70,000 लिख रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, अपॉन 360 इंटू 40 डेज। यस सर, 40 डेज क्रेडिट है। दूसरे का 432 प्लस 50, 482, 4,82,000 अपॉन 360 इंटू 50, इसका है 450 प्लस 50, 5 lakhs। वेरी गुड सर, अपॉन 360 इंटू 60, 460 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा आपका 5,10,000 इंटू 60, सॉरी इंटू 75 अपॉन 360, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो 4,50,000 अपॉन 360 इंटू 30 हो गया 37,500। फिर 4,70,000 अपॉन, चलो पहले इंटू कर देता हूँ, इंटू 40 अपॉन 360, 52,222। वेरी गुड सर। Hmm. 4,82,000 into 50 upon 360, 66,944, 66,944। इसके बाद है 5 lakhs इंटू 60 अपॉन 360, 83,333। फिर 5,10,000 इंटू 75 अपॉन 360, 1,06,250। ओके, चलो ये हो गया। अब आएगा आपका लेस कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग पीरियड। देखो सीधा हिसाब है कि अगर आप जिस पॉलिसी को लेके चल रहे थे उसमें एक पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है, जैसे कि ट्रैवलिंग का हो गया, फिर कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया,
लेकिन वही क्रेडिट पीरियड आप जब बढ़ाते हो तो आपके कस्टमर भी बढ़ते हैं, और जब कस्टमर बढ़ेंगे तो आपके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। जैसे कि आपके ऑफिस में एक आदमी सब हैंडल कर पा रहा था, लेकिन कस्टमर बढ़ने से बिलिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंक्वायरी, ये सब के लिए आपको 2-3 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, तो सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग पीरियड। ठीक है ना, इस तरह से। चलो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लाइन में कर देता हूँ यहाँ पर। इसको कर देता हूँ अंडरलाइन। ठीक है सर। तो यहाँ पर अपने सम में खाली बैड डेब्ट्स है बस, नहीं बैड डेब्ट्स है और साथ साथ में ये है एवरेज इन्वेस्टमेंट का कितना है 20%। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% किसका निकालने का, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो आया इसका निकालना है 20%। 37,500 का 20%, 7,500। फिर है 5222 का 20%, 10,444। 66,944 का 20%, 13,389। Hmm. 8333 into 20%, 16,669। 997 है और 10,000 था, नहीं कितना है 1 लाख है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। 5,10,000 इंटू 75 अपॉन 360 था, हाँ 1,6250 का अब 20%, दैट इज़ 21,250। कैल्सी को आपको भरपूर यूज़ करना है। चलो नंबर 2 है बैड डेब्ट्स, डिफ़ॉल्ट जिसको बोलते हैं, एंटीसिपेटेड डिफ़ॉल्ट। देखो इधर स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट कितना था 1% करंट, और बाद में डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होते गया 1.5, 2, 3, 4। चलो पहला है 1%, तो किसका निकालने का है, सेल्स का 1%। ठीक है, अब 6 लाख का 1% सीधा सीधा होता है 6,000। दूसरे वाले केस में मतलब फर्स्ट प्लान में कितना है 1.5%, तो सेल्स का 1.5%, 6,30,000 का 1.5%, 9,450। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा 2%, तो 6,48,000 का 2%, 12,960। ओके नेक्स्ट है तुम्हारा 6,75,000 और है 3%, 20,250, 20,250। देन 4%, 6,90,000 का 4%, 27,600। हो गया। और कोई एक्सपेंस नहीं है, अगर होगा इंश्योरेंस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। चलो ये हो गया 13,500, दिस इज 1019, एक मिनट, 19,894, 19,894, 13,389,
89 plus 12 960, 26 349, 26 349, 16 667 plus 2250, 36 917, 21 250 plus 27 600, 48 850. दिस इज बी। ठीक है ना। अब आ जाएगा आपका नेट बेनिफिट ए माइनस बी। तो आप देखो यहाँ पे 37 कितना था, 1,50,000 है और इधर 13,500 है। तो 1,50,000 माइनस 13,500 तो हो गया 136,500, बराबर ना। कहाँ गया, बड़ा हो जा, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ। दर 1,60,000 माइनस 19,894, 14106, फिर है 1,66,000 माइनस 26,349, 1,66,000 माइनस 26,349, 139,651, 651, फिर है 1,75,000 माइनस 36,917, 138,083, फिर है 1,80,000 माइनस 48,850, 131,150। ठीक है। अब देखो आपको देखना है कि इन सब में मतलब एग्जिस्टिंग प्लान को छोड़ के बाकी के जो प्लान में ज़्यादा बेनिफिट देंगे उसके हिसाब से हमको अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो किस तरह से मालूम पड़ेगा कौन सा प्लान ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे। इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट आपको इसके साथ सब माइनस करके चेंज जो हुआ इंक्रीमेंटल जो है वो निकालना है। ठीक है। तो 1,36,500 मतलब 14106 माइनस 136,500 तैयार है आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। यहाँ पर तो डैश ही डालना पड़ेगा, 3606 मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है। ठीक है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है 139,651 माइनस 136,500, 3151। ठीक है, फिर इसमें से a माइनस कर दो, 1,38,083 माइनस 136,500, 1583। इसमें से अब a माइनस कर दो, मतलब फर्स्ट वाले के साथ ही कंपेयर। जैसे कि आप कहीं पे जॉब पर है, आपको सैलरी मिल रहा है 20,000, आपके पास 3 अलग अलग जॉब की अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे 25 है, कहीं पे 26 है, कहीं पे 27 है। तो आप क्या करोगे, 20 के साथ में कंपेयर करोगे ना कि कहाँ पे हमारी सैलरी ज़्यादा होगी।
तो 27 में आपको 7,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, उस तरह से देखा जाता है। 131 150 माइनस 136 100, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ए वाला तो आपको लेना ही नहीं है। मतलब अगर आप 75 डेज का किसी को क्रेडिट देते हो तो कंपनी को लॉस ही लॉस होना है। तो अगर आप देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये वाला बेनिफिट मिल रहा है। मतलब क्रेडिट पीरियड कितना दिन का होना चाहिए? 40 डेज का होना चाहिए। ओके, तो लिखेंगे रिकमेंडेशन या सजेशन, एडवाइस भी लिख सकते हैं। चलो एडवाइस लिख देता हूँ। लिखेंगे अंडर प्लान ए क्रेडिट पीरियड 40 days will give more benefit, therefore it is advisable, therefore it is advisable। तो इस तरह से आपको सम करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।